गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने जो डी ब्लॉक है उन तत्वों की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक क्वेश्चन समझते हैं। मानक अपचायिक विभव के ऋणात्मक मान होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं, क्यों? इसका कारण है जो ज़्यादातर धातुएं होती हैं उनके ऊपर ऑक्साइडों की एक परत जम जाती है और जिससे वो धातु इनसे रक्षित किए हुए रहती हैं, यानी कि कोटेड हुए रहती हैं। इससे वो धातु कम रिएक्टिव हो जाती हैं। इनके आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तथा वाष्पीकरण उष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन के मान ज़्यादा होते हैं और साथ में इनके आयनों के जल योजन उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन के जो मान होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। अगली जो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं। यहाँ पर जो संक्रमण श्रेणी फर्स्ट है उनके तत्व दिए हुए हैं, साथ में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। यहाँ पर देखो कि जो स्केडियम होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है और टाइटेनियम +4 ज़्यादा शो करता है और वेनेडियम +5 और इसी तरह से जो क्रोमियम होता है +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। साथ में जो मैंगनीज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 देखने को मिलती हैं और इसके बाद वापस इनके तत्वों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो घटने लग जाती हैं और इस सारणी को देखते हुए हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर जो स्केडियम होता है उसका 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 4s2 होता है। ये क्या करता है कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में से बाहर निकल जाएंगे और इस स्थिति में 3D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ये जो स्केडियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी के साथ में जो जिंक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3D10 4s2 होता है, यानी कि इस स्थिति में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा पसंद करता है और यहाँ पर 3D10 जो कि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, इसलिए ये जो जिंक होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल हैं उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कारण वो डी जो ऑर्बिटल होता है वो खाली होगा, रिक्त रहेगा, इससे वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसी के साथ में हम क्रोमियम और कॉपर की बात करें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, साथ में प्लस जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सभी तत्वों के जो बाह्यतम कोश होता है NH2 के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है और Mn2+ और Fe3+ जो कि अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 3D श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इस स्थिति में इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। बीच में मैंगनीज का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट देखने को मिलता है, इसके बाद इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वापस घटने लग जाता है। ठीक है, और इसी तरह से Zn2+ है, कैडमियम मरकरी के अंदर भी 3D10
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, इसलिए ये धातु भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। रुथेनियम और ऑस्मियम की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और यहाँ पर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। कुछ कॉम्प्लेक्स जिनमें सिग्मा बंध के अलावा पाई ग्राही गुण युक्त लिगेंड होते हैं, उनमें धातु की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 देखने को मिलती हैं, जैसे निकल है, इसके साथ कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है और इस स्थिति में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पर आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 देखने को मिलती है। ऑक्सीकरण अवस्था तथा संक्रमण तत्वों के यौगिकों के कुछ गुणों के बारे में हम बात करते हैं। संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो स्थायित्व होता है वो अधिक होता है। ये फ्लोरीन व ऑक्सीजन युक्त धात्विक यौगिकों में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कारण यह है कि जो फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, उनका एक तो आकार छोटा होता है, साथ में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कारण ये जिस भी धातु के साथ जुड़ते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इस वजह से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिलती है। और निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आयनिक गुण देखने को मिलता है और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उन कंपाउंडों में सहसंयोजक गुण देखने को मिलता है। संक्रमण तत्वों की उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट इनके यौगिकों के ऑक्सीकारक तथा लो ऑक्सीडेशन स्टेट अपचायक के रूप में देखने को मिलती हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर संक्रमण तत्वों में अम्लता का गुण भी देखने को मिलता है तथा क्रियाशीलता बढ़ती है। और निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड होते हैं वो आयनिक होते हैं तथा क्षारीय होते हैं। यहाँ पर देखो कि ये कंपाउंड दे रखे हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, और यहाँ इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती हैं वो क्या होते हैं, आयनिक गुण रखते हैं, तो ये आयनिक है। साथ में जो निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तो ये क्षारीय लिखा हुआ। कुछ बीच वाले तत्व होते हैं जो उभयधर्मी एम्फोटेरिक नेचर भी शो करते हैं और कम आयनिक गुण भी रखते हैं, यानी कि उसमें सहसंयोजक गुण देखने को मिलेंगे। और साथ में जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती हैं और जो वो कंपाउंडों के अंदर क्या होता है, एक तो सहसंयोजक गुण देखने को मिलता है, साथ में ये अम्लीय व्यवहार भी शो करते हैं, तो यहाँ पर अम्लता लिखा हुआ है। ओके, अब हम कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, जो कार्बन है उसका जो p ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि फुलफिल्ड होता है, और जो मेटल है उसके वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर ये लिगेंड, कार्बोनिल जो कंपाउंड लिगेंड है वो मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसकी वजह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर जो मेटल हैं उनके फुलफिल्ड ऑर्बिटल भाग लेते हैं और जो कार्बन है उसका वैकेंट p ऑर्बिटल काम आता है, यानी कि पाई स्टार वाला ऑर्बिटल खाली होता है और इससे इस कार्बोनिल कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लिगेंड टू मेटल की तरफ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और मेटल टू लिगेंड की तरफ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को अच्छे से जकड़े हुए हैं और ऐसा जो बॉन्ड देखने को मिलता है उसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, सहसंयोगी बंध कहते हैं और ये बॉन्ड जनरली मजबूत
होता है, क्योंकि दोनों तरफ से जकड़े हुए आपस में एक दूसरे को, इस वजह से ये बॉन्ड मजबूत होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में निकल टेट्राकार्बोनिल बना हुआ है, और यहाँ पर इसका जो चित्र का डायग्राम देखें तो ये देखने को मिलता है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये जो इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो चतुष्फल की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी को हम अगली स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखो कि ये कार्बन है और ये इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये मेटल है और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं। और ये जो ऑर्बिटल हैं ये मेटल के ऑर्बिटल हैं जो कि पूर्ण भरे होते हैं, और यहाँ से जो कार्बन है इसके वैकेंट p यानी कि पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस तरह से एक तरफ से तो ये बॉन्ड बन रहा है और पीछे से ये बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। तो इधर से ये बॉन्ड बन रहा है यानी कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और पीछे से ये जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्डिंग होती है। इस तरह से ये दोनों को आपस में मजबूती से बांधे हुए रखते हैं, और ऐसा जो बॉन्ड बनता है उनको हम सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप आपको कार्बोनिल कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्ड किस तरह से बनते हैं आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।